चलो मैं दोस्तों, मामला बनता है चैनल में आपका स्वागत है। और आप क्वेश्चन नंबर 14 पे हो। 13 तक का क्वेश्चन मैंने ऑलरेडी इससे प्रीवियस वीडियो में मैंने अपलोड कर दिया और उसमें भी आप एक्सप्लेनेशन सही जानोगे और हम सब बहुत अच्छे से इससे प्रिपरेशन भी कर लेंगे। 14 नंबर क्वेश्चन ऑन द स्क्रीन है, लेक्स आर्बिट्री। लेक्स आर्बिट्री का अर्थ क्या होता है? ठीक, तो उससे पहले जानने के लिए आपको जानना है कि ऑप्शन मेरे पास कितने हैं। ठीक है, या तो पहले मैं ये बता दूं कि कौन से चैप्टर से आता है, कौन से टॉपिक से आता है। ये आर्बिट्रेशन से आता है। लेक्स आर्बिट्री का अर्थ होता है मध्यस्थता की सीट का कानून, लॉ ऑफ द सीट ऑफ आर्बिट्रेशन। यह वह कानून होता है जो मध्यस्थता की कार्यवाही और मध्यस्थता समझौते को नियंत्रित करता है। जो उस देश का कानून होता है जहाँ मध्यस्थता की आर्बिट्रेशन की कार्रवाई होती है, न कि किसी विशेष स्थान से संबंधित कानून है। आपके पास ऑप्शन भी 4 है। तो पहले है कि आप जस्ट लॉ बताया, आर्बिट्रेशन लॉ, नन ऑफ दीज आर्बिट्रेशन ट्रिब्यूनल सिटिंग इन इंडिया कैन अप्लाई द बाय इन द सिंगापुर। इस तरह से जो ऑप्शन है, इसमें से जो सही ऑप्शन है इनमें से कोई नहीं, यानी डी नंबर का आंसर जो है आपका बिल्कुल करेक्ट है। 15 नंबर क्वेश्चन, इन इंडिया द आर्बिट्रेशन एंड कॉन्सिलिएशन एक्ट वॉज इनेक्टेड इन। कब भारत में मध्यस्थता और सुलह अधिनियम अधिनियमित किया गया था? ऑप्शन 4 है, उसमें से सही ऑप्शन है कि भारत में मध्यस्थता और सुलह अधिनियम 1996 में लागू किया गया था। यह अधिनियम मध्यस्थता, सुलह और अन्य वैकल्पिक विवाद समाधान तंत्रों से संबंधित कानून को समेकित और संशोधित करता है, यानी डी आंसर जो है आपका बिल्कुल करेक्ट है। आइए 16 नंबर क्वेश्चन पर। सेक्शन 10 सबसेक्शन 1 ऑफ द आर्बिट्रेशन एंड कॉन्सिलिएशन एक्ट टॉक्स अबाउट, किसके बारे में जो है मध्यस्थता और सुलह अधिनियम की धारा 10 और उपधारा 1 बात करती है? इसमें ऑप्शन आपके पास 4 है कि पावर ऑफ आर्बिट्रेशन, नंबर ऑफ आर्बिट्रेशंस एंड कैपेसिटी, नन ऑफ दिस एबव। करेक्ट आंसर जो है वह है कि मध्यस्थों की संख्या, यानी मध्यस्थता और सुलह अधिनियम 1996 की धारा 10 में साफ साफ बताया गया है कि मध्यस्थों की संख्या से संबंधित है। और इसकी उपधारा 1 में कहा गया है कि मध्यस्थों की संख्या विषम होने चाहिए। विषम मीन्स होता है जैसे सम 2, 4, 6 नहीं होना चाहिए, 3, 7, 9 इस तरह से विषम होने चाहिए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन जो है यह है कि सुन्नी मुस्लिम की किताबी लड़की से विवाह, यह विवाह क्या है? वैध है या नहीं है, वैलिड है या नहीं है, वाइड है या इरेगुलर है, या इस पे से कोई नहीं होगा। तो सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि इस्लामी कानून, जिसमें कि विशेष सुन्नी विचारधारा में है, के अनुसार यह एक मुस्लिम पुरुष किताबिया यानी अहले किताब महिला, जैसे कि ईसाई है या यहूदी है, से शादी कर सकता है। और यह शादी जो है, यह मैरिज जो है बिल्कुल वैध माना जाएगा, यानी वैध होगा। एक सुन्नी मुस्लिम का किताबी लड़की से विवाह क्या होगा? बिल्कुल वैध होगा, यानी आपका करेक्ट आंसर जो है वह है वैलिड होगा, ये नंबर। 18 नंबर क्वेश्चन है, द डिसोल्यूशन ऑफ द मुस्लिम मैरिज एक्ट 1939 इज बेस्ड ऑन विच स्कूल ऑफ मुस्लिम लॉ, यानी मुस्लिम विवाह विच्छेद अधिनियम 1939, द डिसोल्यूशन ऑफ मुस्लिम मैरिज एक्ट 1939 मुस्लिम कानून के किस स्कूल पर आधारित है? हनाफी स्कूल, शफी स्कूल, मालिकी स्कूल, जैदी स्कूल। राइट, करेक्ट आंसर जो है आपका है सी नंबर, मालिकी स्कूल। आपको बता दूं कि मुस्लिम विवाह विच्छेद अधिनियम 1939 के मुख्य रूप से मालिकी स्कूल के सिद्धांतों से प्रेरणा लेकर बनाया गया था। मालिकी स्कूल मुस्लिम महिलाओं के लिए विवाह विच्छेद के कुछ आधारों को मान्यता देता है जो अन्य स्कूली जैसे हनाफी स्कूल में अधिक प्रतिबंध लगाया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है 19 नंबर क्वेश्चन कि अंडर द हिंदू एडॉप्शन एंड मेंटेनेंस एक्ट, मैं बात कर रहा हूँ कि हिंदू दत्तक और भरण पोषण अधिनियम का, A female Hindu has the capacity to take a son or daughter in adoption
इफ़ यदि ऐसा होता है, उनको मिलता है, तो वो कौन से बच्चे को लेगा, बेटा को लेगा या बेटी गोद में लेने की क्षमता रखता है। और उसमें ऑप्शन जो है, एक है आपका सी इज़ नॉट मैरिड, सी इज़ मैरिड, सी इज़ विडो एंड हैज़ नो सन और डॉटर बट हैज़ अ विडो डॉटर इन लॉ। डी नंबर है कि सी कैन नॉट अडॉप्ट एट ऑल। तो सही जो जानकारी है वो मैं आपको बता दूं कि हिंदू दत्तक और भरण पोषण अधिनियम 1956 की धारा 8 के अनुसार एक हिंदू महिला, यानी यदि वो अविवाहित या विधवा या तलाकशुदा है, तो एक हिंदू महिला को बेटा या बेटी गोद लेने की क्षमता होती है। कुछ शर्त है, जैसे उसके पास अपना कोई जीवित हिंदू बेटा, बेटे या बेटे का बेटा यानी पोता, बेटे के बेटे का बेटा न हो। इस तरह से आपका सी जो है करेक्ट आंसर होगा कि वो विधवा है और उसका कोई बेटा या बेटी नहीं है, लेकिन उसका विधवा बहू है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपको 20 नंबर क्वेश्चन। अ चाइल्ड बोर्न ऑफ वाइड एंड वाइडेबल मैरिज अंडर हिंदू लॉ इज़। यदि हिंदू कानून के तहत हम वाइड की बात करें यानी शून्य और शून्य करणीय वाइडेबल विवाह में जन्मा बच्चा होता है, तो इसका सही आंसर जो होगा वह यह होगा कि हिंदू विवाह अधिनियम 1956 की धारा 16 के अनुसार शून्य और शून्य करणीय घोषित किए गए विवाहों से जन्मे बच्चे को वैध माना जाता है। उन्हें अपने माता पिता के संपत्ति में उत्तराधिकार का भी अधिकार होता है। यानी करेक्ट ऑप्शन जो होगा वो होगा आपका ए नंबर होगा, लेगिटिमेट। इलीगिटिमेट नहीं होगा, इलीगल भी नहीं होगा, नन ऑफ दिस भी नहीं होगा। नेक्स्ट जो है आपका 21 नंबर क्वेश्चन। द फादर ऑफ विच ऑफ द लीडर, द फादर ऑफ विच ऑफ द लीडर हैज़ बीन द डिप्टी प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया। राइट, बहुत अच्छा क्वेश्चन है आपके लिए कि इनमें से किस नेता के पिता भारत के उप प्रधानमंत्री रहे हैं। कुमारी मायावती, श्रीमती मीरा कुमार, श्रीमती प्रतिभा देव सिंह पाटिल, श्रीमती वसुंधरा राजे। मीरा कुमार। श्रीमती मीरा कुमार के पिता जगजीवन राम जी थे, जो भारत के उप प्रधानमंत्री के रूप में कार्य कर चुके हैं। 22nd नंबर क्वेश्चन है, हु वाज द कॉन्स्टिट्यूशनल एडवाइजर टू द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली ऑफ इंडिया। यानी भारत के संविधान सभा के संवैधानिक सलाहकार कौन थे। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, डॉक्टर बी आर अम्बेडकर, बी एन राव, जवाहरलाल नेहरू। सर बी एन राव जो थे यानी बेनेगल नरसिंह राव भारत की संविधान सभा के संवैधानिक सलाहकार थे, यानी सी नंबर आंसर जो है बिल्कुल करेक्ट है, बी एन राव। 23 नंबर में आपका है कि द कंसेप्ट ऑफ जुडिशियल रिव्यू इन इंडिया इज बेस्ड ऑन। यानी भारत में जो न्यायिक समीक्षा है कि अवधारणा किस पर आधारित होती है। आपको बता दूं कि भारत में न्यायिक समीक्षा की अवधारणा मुख्य रूप से कानून द्वारा स्थापित प्रक्रिया प्रोसीजर इस्टेब्लिश्ड बाय लॉ पर आधारित है। जैसे कि भारत संविधान के अनुच्छेद 21 में वर्णित भी है, और इसका मतलब यह है कि कानून की वैधता की जांच इस आधार पर की जाती है जा सकती है कि क्या इसे विधिवत स्थापित प्रक्रिया का पालन करके बनाया गया है। यानी करेक्ट ऑप्शन आपका हो जाएगा कानून द्वारा स्थापित प्रक्रिया, ए नंबर प्रोसीजर इस्टेब्लिश्ड बाय लॉ। 23rd नंबर का क्वेश्चन हो गया, ए नंबर प्रोसीजर इस्टेब्लिश्ड बाय लॉ। 24 नंबर क्वेश्चन, प्रोटेक्शन ऑफ इन्वायरमेंट इज अ। पर्यावरण का संरक्षण क्या है। प्रोटेक्शन ऑफ इन्वायरमेंट संवैधानिक कर्तव्य है या नहीं है, और डायरेक्टिव प्रिंसिपल है या नहीं है, या फंडामेंटल ड्यूटी है। फंडामेंटल ड्यूटी में बिल्कुल नहीं आती है, संवैधानिक कर्तव्य जरूर है, और आपका जो है डायरेक्टिव प्रिंसिपल भी है। इस तरह से आपका एक इसमें दिया फंडामेंटल ड्यूटी भी दिया हुआ है, राइट। तो फिर बताया गया है कि डी नंबर में कि बी एंड सी, आखिर सही आंसर कौन सा है। तो संवैधानिक कर्तव्य नहीं है हमारा जो है डायरेक्टिव प्रिंसिपल भी है और फंडामेंटल ड्यूटी है, राइट। फंडा मानी मौलिक कर्तव्य भी है और निर्देशक सिद्धांत भी हमारा है। भारतीय संविधान के राज्य के नीति निर्देशक तत्व जो डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी के अंतर्गत अनुच्छेद 48A में पर्यावरण के संरक्षण और सुधार का प्रावधान है, यानी आपका डायरेक्टिव प्रिंसिपल है। अब बात आती है मौलिक अधिकार का, तो मैं आपको ये भी बता दूं कि भारतीय संविधान के मौलिक कर्तव्य जो फंडामेंटल ड्यूटीज के अनुच्छेद 51A
जी में नागरिकों के लिए पर्यावरण की रक्षा का सुधार करना भी एक कर्तव्य बताया गया है, यानी डी नंबर आपका करेक्ट है, डायरेक्टिव प्रिंसिपल और फंडामेंटल ड्यूटीज, राइट। 25 नंबर में आ जाते हैं, द टर्म एजुकेशन बिलोंग टू द, किससे शिक्षा के विषय की सूची में आता है, शिक्षा विषय किस सूची में आता है, संघ सूची, राज्य सूची, समवर्ती सूची और अवशिष्ट। समवर्ती सूची यानी सी जो है कंकरेंट लिस्ट, यही करेक्ट है, क्योंकि मूल रूप से शिक्षा राज्य सूची का विषय थी, लेकिन 42nd संशोधन जब वो अमेंडमेंट हुआ 1976 के माध्यम से, तो इसे जो है समवर्ती सूची यानी कंकरेंट लिस्ट में स्थानांतरित कर दिया। इसका मतलब यह है कि केंद्र और राज्य सरकार दोनों सरकारें शिक्षा से संबंधित कानून बना सकती है। नौ लास्ट क्वेश्चन है आपका कि वाइल इंटरप्रेटिंग द फ्रेज इक्वलिटी बिफोर द लॉ, इक्वलिटी बिफोर द लॉ आपको पढ़ने को मिलता है, एक फ्रेज़ है। आखिर ऐसा क्यों है कि हम कहते हैं कि कानून से पहले हम सब बराबर हैं? कानून हमें क्या करती है, अलग अलग जगह पर अलग अलग रिजर्वेशन देती है, बहुत सारी बातें आती है इस पर। इन आर्टिकल 14 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन द सुप्रीम कोर्ट कंस्टेंटली मेंटेन दैट इक्वलिटी मीन्स, हमें क्या बताता है कि इक्वलिटी का मीन्स मतलब क्या होता है। तो मैं आपको बता दूं कि भारतीय संविधान का अनुच्छेद 14 कानून के समक्ष समानता और कानूनों का समान संरक्षण की बात करता है। सर्वोच्च न्यायालय ने इसकी व्याख्या भी किया और उन्होंने बताया कि यह समानों के बीच समानता, इक्वलिटी अमंग इक्वल्स का सिद्धांत है। इसका मतलब यह होता है कि सभी व्यक्तियों के साथ हर स्थिति में बिल्कुल समान व्यवहार करना चाहिए, यानी इक्वल बिहेव करना चाहिए। बल्कि यह है कि समान परिस्थितियों में व्यक्तियों के साथ समान व्यवहार किया जाना चाहिए और उनके लिए कानून समान रूप से लागू भी होना चाहिए। कभी भी ऐसा नहीं होना चाहिए कि विभेदक व्यवहार केवल उचित ध्रुवीकरण के आधार पर ही स्वीकार किया जाएगा। कभी किसी से जो अलग अलग जो इनइक्वलिटी होती है, तो उसका कोई ना कोई क्लासिफिकेशन बताना होगा कि आखिर कौन से बेस पर ऐसा किया जाता है। यदि नहीं बेस बताते हैं तो वो हमारे लिए जो है बिल्कुल वो एक्सेप्टेबल नहीं होगा, राइट। तो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का अनुच्छेद 14 के अनुसार हमें कानून के समक्ष समानता का अधिकार मिलता है, जो हमें यह बताता है कि कानून का समान संरक्षण है। यानी आपका सी नंबर जो है करेक्ट ऑप्शन होगा। और सी में जो है अमंग इक्वल्स द लॉ शुड बी इक्वल एंड शुड बी इक्वल एंड शुड बी इक्वली एडमिनिस्ट्रेट, राइट। इस तरह से आपका ये 13 क्वेश्चन लगभग कंप्लीट हो चुका है। होप कि आप इससे बहुत अच्छे तरह से कंप्लीट किए होंगे। थैंक यू सो मच।